हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने वाली भी है, क्योंकि अब कौन सा मिनरल कौन सी जगह पे पाया जाता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी रट्टे वाली हो जाती है। कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से रीजन में होते हैं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी थोड़ी लर्न करने वाली। अदरवाइज जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। जो लर्न करने वाला पोर्शन है वो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको लर्न करवा दूं, तो बाकी आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है यहाँ पे हबन की। तो हबन अपने फादर के साथ गुवाहाटी में आता है। तो ये जो हबन है ये एक रिमोट विलेज से है। जब वो गुवाहाटी में आता है तो आकर देखता है कि उसको एक स्ट्रेंज से ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे दिखाई देते हैं गुवाहाटी पे, जो मूव कर रहे हैं। उसको लगता है कि ये जो मूव कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट्स, ये शायद से घर है। फिर उसने एक ट्रेन देखी तो उसको लगा ये किचन के साथ साथ पूरा घर ही चल रहा है यहाँ पे। तो बड़ा हैरान होता है। तो होकर वो अपने फादर से पूछता है, कहते ये कैसे घर है, ये मूव हो रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे ऐसे घर क्यों नहीं है जो मूव होते हो। तो उसके फादर उसको बताते हैं कि ये जो मूव हो रहे हैं ना, ये घर नहीं है, ये एक्चुअल में ये बसेस हैं, ट्रेन्स है। जैसे हमारे घर होते हैं ना, हमारे घर ब्रिक्स और स्टोन्स के बने होते हैं, तो ये जो बसेस और ट्रेन्स है ये मेटल की बनी होती है। लाइक आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो आयरन एल्युमिनियम जैसी मेटल्स को यूज करके इन चीज़ों को बनाया जाता है। और ये जो मूव कर रही है ना, ये अपने आप मूव नहीं कर रही। इनको मूव करने के लिए इन पे इंजन लगाया जाता है। और ये जो इंजन काम करता है, ये इंजन को काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो ओवरऑल अब ये जो एक बस चल रही है या ट्रेन चल रही है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स मेटल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो उन मेटल्स को, मिनरल्स को, एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके ही वो बस या ट्रेन चल पा रही है। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ की भी बात करें, तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेटल से बनी होती है। घर की बात कर ले हम, हमारे घर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो मेटल की बनी होती है। किचन में हम बात करें, गैस सिलेंडर होता है, इवन के जो चूल्हा होता है गैस वाला, वो भी मेटल का बना होता है। और हमारे बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं किचन में जो कि मेटल के बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें, तो अर्थ की जो क्रस्ट है ना, वो भी अलग अलग मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है। इससे बहुत सारे मेटल्स जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन मिनरल्स में। ठीक है, जैसे मिनरल होता है, अब ऐसे नहीं है कि उस मिनरल को हम एज इट इज यूज कर लेंगे। उस मिनरल से हम मेटल को प्रॉपर रिफाइनमेंट करने के बाद उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फिर उन मेटल्स को यूज किया जाता है। और ये जो मिनरल्स है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक चीज़, छोटी सी पिन से लेकर, एक सेफ्टी पिन से लेकर बड़े से बड़े शिप तक, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तक, हर एक चीज़ जो है वो मिनरल्स की बनी होती है। रेलवे लाइंस की बात कर ले, रोड्स की बात कर ले, मशीनरी की बात कर लो, हमारे घर में जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी बात कर लो, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनी है? मिनरल्स की बनी है। घर का जो चाकू होता है जिससे हम सब्जियां काटते हैं, वो भी मेटल्स का ही बना होता है। कार्स है, बसेस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये सारी चीजें किस चीज से बनी है? मिनरल्स की ही तो बनी है। और ये चलती कैसे है? अब कार बस चल तो रही है, किस चीज पे चल रही है? इनको चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी रिसोर्सेस चाहिए। और ये जो एनर्जी रिसोर्सेस है ये कहाँ से मिल रहे हैं? ये हमें अर्थ से ही मिल रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं उस खाने में भी हमारे में मिनरल्स होते हैं। तो हमारे लाइवलीहुड के लिए, हमारे लिए भी, हमारी बॉडी के लिए भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, बहुत सारी सेरेमनीज होती है, और उन सेरेमनीज में भी मिनरल्स को यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट की बात कर लो, जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं, उसमें भी बहुत सारे अब्रेसिव मिनरल्स होते हैं। लाइक सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारे फॉस्फेट मिनरल्स भी होते हैं जो दांतों को साफ करने के लिए ज़रूरी होते हैं। टूथपेस्ट में एक फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड नाम का मिनरल्स होता है जो दांतों की कैविटीज़ को कम करने में हेल्प करता है। और ये वाला जो फ्लोराइड नाम का मिनरल है, ये कहाँ से आता है? ये आता है फ्लोराइड मिनरल से। ये फ्लोराइड बनाया जाता है। ज़्यादातर जो टूथपेस्ट होते हैं वो वाइट बनाए जाते हैं, वाइट कलर के ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड्स होता है। और ये वाला जो टाइटेनियम ऑक्साइड्स है, ये कौन से मिनरल से आता है? ये आता है र्यूटाइल, इल्मेनाइट एंड एनाटिस मिनरल से।
कुछ टूथपेस्ट होते हैं उनमें स्पार्कल होता है, थोड़ी चमक सी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें माइका होता है, माइका होने की वजह से उन टूथपेस्ट में स्पार्कल्स होते हैं। इवन के जो हमारे टूथब्रश होते हैं या फिर टूथपेस्ट जिस ट्यूब के अंदर होता है, वो ट्यूब भी किस चीज की बनती है? वो ट्यूब भी प्लास्टिक की बनी होती है। और प्लास्टिक कहाँ से बनता है? प्लास्टिक बनता है पेट्रोलियम से। तो हर एक चीज कहाँ से बनी हुई है? यहाँ पे मिनरल से बनी हुई है। लिविंग बींग्स की बात कर लो तो लिविंग बींग्स के लिए भी मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी हम अपना खाना लेते हैं तो उसमें 0.3% मिनरल्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये मिनरल्स उस खाने में नहीं होंगे तो जो बाकी का हम 99.7% खाना खा रहे हैं ना, तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता, वो भी हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा अगर उस खाने में 0.3% मिनरल्स नहीं होंगे। अब बात आती है कि मिनरल्स होते क्या है। जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मिनरल्स क्या होते हैं? होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। एक डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मिनरल्स का। मिनरल्स नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। एक सॉफ्ट से सॉफ्ट मिनरल आपको मिल जाएगा, लाइक टैल्कम पाउडर हो गया, और इसके अलावा हार्डेस्ट से हार्डेस्ट मिनरल भी आपको मिल जाएगा, लाइक डायमंड हो गया। तो सॉफ्टेस्ट मिनरल से लेकर हार्डेस्ट मिनरल तक नेचर में पाया जाता है। अब रॉक्स के बारे में तो हमने बात करी ही है। रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स होमोजीनियस सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसको बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स भी तो होमोजीनियस सब्सटेंसेस ही है। तो रॉक्स क्या है? रॉक्स उन्हीं होमोजीनियस सब्सटेंसेस का एक कॉम्बिनेशन है, तो उसको बोल देते हैं रॉक्स। अब कुछ रॉक्स होती है जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, उसमें सिर्फ एक ही मिनरल होता है। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसी भी होती है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ज्यादातर रॉक्स ऐसी ही होती है जिसमें ज्यादा मिनरल्स होते हैं। ये जो होमोजीनियस रॉक्स होती है ये कम होती है, लाइक लाइमस्टोन हो गया। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 2000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जो कि हमारी रॉक्स में पाए जाते हैं। अब ये जो 2000 मिनरल्स को हमने आइडेंटिफाई किया है ना, इसमें कुछ मिनरल्स ही है जो यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, अबंडेंटली मिलते हैं। ज्यादातर जो है वो बहुत ही रेयर मिनरल्स है। अब कोई भी पर्टिकुलर मिनरल की अगर हम बात करें, कोई भी एक मिनरल की बात करें, तो वो किससे बनता है? वो बनता है सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। जहाँ पे वो मटेरियल बन रहा है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। अब वो कॉम्बिनेशन किन एलिमेंट्स का है वो डिपेंड करता है वहाँ की फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पे, राइट। तो अब ये जो मिनरल्स होते हैं ना, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इनका कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल, लस्टर, डेंसिटी, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। ये चेंज करती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ये मिनरल्स की प्रॉपर्टीज को फिर अलग अलग क्लासिफाई करते हैं कि कौन से मिनरल की क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज समझते हो ना, कि मिनरल का कलर क्या है, हार्डनेस कैसी है, क्रिस्टल फॉर्म कैसा है, लस्टर है नहीं है, डेंसिटी उसकी कितनी है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है इनको क्लासिफाई कौन करता है? इनको क्लासिफाई करते हैं जियोलॉजिस्ट। तो यही फर्क होता है जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट के बीच में। क्या फर्क होता है? जो जियोग्राफर होते हैं ना, जियोग्राफर बताते हैं कि मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मिनरल्स की लोकेशंस क्या है। लोकेशन के बारे में कौन बताता है? मिनरल के जियोग्राफर्स। क्योंकि जियोग्राफर्स क्या स्टडी करते हैं? लैंड फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो लैंड फॉर्म्स की स्टडी में जियोग्राफर्स हेल्प करते हैं। तो लैंड फॉर्म्स के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि कौन सी जगह पे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये बताना किसका काम है? जियोग्राफर्स का काम है। तो जियोलॉजिस्ट का क्या काम है? जियोलॉजिस्ट का काम है कि वहां पे जो मिनरल मिल रहा है ना, तो वो मिनरल की फॉर्मेशन कैसे हुई है, उसकी एज क्या है, कितना पुराना मिनरल है, उसकी फिजिकल कंपोजिशन कैसी है, उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, वो काम है जियोलॉजिस्ट का। ठीक है। जियोग्राफर का काम है लोकेशन बताना कि मिनरल कहाँ पे है। जियोलॉजिस्ट क्या करेगा? उस लोकेशन पे जाएगा, जाकर पर्टिकुलर मिनरल के बारे में स्टडी करेगा कि ये मिनरल जो है यहाँ पे पाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ये सारा जो पर्टिकुलर मिनरल के बारे में जो स्टडी करता है वो होता है जियोलॉजिस्ट। जो लोकेशंस बताता है वो होता है जियोग्राफर। यही इन दोनों में फर्क है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स तीन तरह के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स।
मेटालिक के अंदर फिर से 3 टाइप्स आ जाती है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। फेरस जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता, प्रीशियस जो बहुत ही रेयर मेटल्स होते हैं। फेरस में आ गया आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। प्रीशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आ गया। नॉन मेटालिक की बात करें तो इसमें आ जाता है माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। एनर्जी में वही कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मोड ऑफ अक्रेंस पे। इसमें आता है कि अब ये जो मिनरल्स है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। मिनरल्स कहाँ पे होते हैं, मिनरल जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना वो ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल जो होता है एज इट इज हमें मिलता नहीं है, मिनरल ओर मिलती है हमें, उस ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को। और वो जो ओर होती है, ओर में बहुत सारे एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे कोई मिनरल और है तो इस और में अकेला एक पर्टिकुलर मिनरल ही नहीं होगा, इस मिनरल के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे, लेकिन इसमें मिनरल भी इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मिनरल और की फॉर्म में मिलता है तो उस और से मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको कमर्शियली आगे यूज करते हैं। अब ये जो टाइप ऑफ फॉर्मेशन होती है या स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ये पाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम मिनरल ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि किस तरह का मिनरल है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें पता चल जाती है, तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। इससे फिर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी पता चल जाती है कि अब इसको एक्सट्रैक्ट करने में कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए ना। तो अगर हमें मिनरल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि यहाँ पे इस ओर से कैसे मिनरल, हम किस टाइप का इसमें मिनरल्स है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, तो वहां से एक्सट्रैक्ट करना भी इजी हो जाएगा और दूसरा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी हमें इजीली पता चल जाएगी। अब ये जो मिनरल्स है इनकी फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है, अब अलग अलग इसके जो मोड्स है फॉर्मेशन के उसको हम देखते हैं। अब कुछ मिनरल्स होते हैं जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। अब ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे मिलते हैं, जो इन रॉक्स में क्रैक्स होते हैं ना, ये या फिर क्रिवाइसेस होते हैं या फॉल्स होते हैं या फिर ज्वाइंट्स होते हैं। ज्वाइंट्स मतलब दो रॉक्स आपस में मिल रही है। अब ये देखो, अगर दो रॉक्स ऐसे आपस में मिलेगी तो उनके बीच में यहाँ पे ज्वाइंट तो रह ही जाएगा। तो ये जो क्रैक्स, ज्वाइंट्स या क्रिवाइसेस होते हैं तो इनमें मिलते हैं ये मिनरल्स। अब कई बार ये जो मिनरल्स मिलते हैं इनकी स्मॉलर अक्रेंस होती है, कई बार लार्जर भी होते हैं। अब अगर मिनरल इसमें स्मॉलर क्वांटिटी में है तो उसको बोलते हैं वेन्स, अगर लार्जर है तो उसको बोलते हैं लोड्स, ठीक है। तो ये चीजें याद रखने वाली है। अगर स्मॉलर अक्रेंस है मिनरल की इन क्रैक्स में, इन रॉक्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं वेन्स, अगर लार्जर है तो उसको बोलते हैं लोड्स। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये जो मिनरल्स होते हैं ना इन रॉक्स में, ये लिक्विड, मोल्टन या गैसियस फॉर्म में होते हैं। और ये जो अब लिक्विड, मोल्टन या गैसियस फॉर्म में होंगे तो ये क्या होंगे, ये इन कैविटीज के थ्रू, ये जो क्रैक्स वगैरह है ना, इन कैविटीज के थ्रू ये ऊपर को मूव करेंगे। जब ऊपर को मूव करेंगे, अब यहाँ से मिनरल्स जब ऊपर को आएंगे, अब ये लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, जब ये ऊपर को आएंगे तो ऊपर आकर ये क्या हो जाएंगे, ठंडे होकर सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे इसकी एक लेयर सी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे सॉलिडिफाई होकर थोड़े से यहाँ पे राइज कर जाएंगे। तो जितने भी ज्यादातर, जो जितने तो नहीं बोलेंगे, जो मेजर मेटालिक मिनरल्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, वो इन्हीं वेन्स एंड लोड्स के अंदर पाए जाते हैं। लाइक टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। तो इस तरह के जो मेटालिक मिनरल्स है वो इन्हीं वेन्स एंड लोड्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर्स में होते हैं या बेड्स में होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स तो हमने पढ़ा था ना कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, वो डेपोजिशन से बनती है, डेपोजिशन अकमुलेशन से या कॉन्सेंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। अब ये देखो यहाँ पे सेडिमेंट्स आए, आकर यहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे इसके ऊपर और सेडिमेंट्स ऐसे थोड़े थोड़े सेटल होते गए ऊपर, से सेडिमेंट्स यहाँ पे सेटल होते रहेंगे। तो धीरे धीरे ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पे सेटल होंगे तो ये क्या बन जाएगी, धीरे धीरे एक रॉक बन जाएगी, ठीक है। अब इन रॉक्स के अंदर क्या होता है, इन रॉक्स के अंदर धीरे धीरे यहाँ पे कोई एनिमल मर जाएगा, कोई प्लांट स्पीसीज होएगी तो वो क्या है इसके अंदर दब जाएगी। तो ओवर द टाइम अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर ये जो प्लांट्स है इसके अंदर दबे हुए या कोई एनिमल है यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अंडर ग्रेट हीट एंड
प्रेशर। तो जैसे कोयला होता है, आयरन ओर होती है, ये इन्हीं रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। जब बहुत टाइम तक यहाँ पे दबे रह जाते हैं तो धीरे धीरे ये कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसमें जिप्सम, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट भी पाए जाते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये बनते हैं इवेपोरेशन से, स्पेशली एरिड रीजन में जो खुश्क इलाके होते हैं वहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं पोटाश सॉल्ट, जिप्सम एंड सोडियम सॉल्ट। और ये वाले जो अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर बनते हैं वो कौन से होते हैं, वो हो गया कोल हो गया, आयरन और हो गई, राइट। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जो सरफेस रॉक की डिकम्पोजिशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन कौन सा है, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। सरफेस रॉक की जब डिकम्पोजिशन हो जाती है, अब देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रॉक है अर्थ के सरफेस के ऊपर, धीरे धीरे इस रॉक की क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। जब डिकम्पोजिशन हो जाएगी तो इसमें से जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना वो रिमूव हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे जो रेजिड्यूल मास बचेगा ना वेदर्ड मटेरियल का। अब इसकी तो वेदरिंग हो गई, ऊपर से डिकम्पोजिशन हो गई, रॉक की डिकम्पोजिशन होगी तो इसके अंदर जो सॉल्युबल कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। वो जब रिमूव हो जाएंगे तो उसके पीछे जो रेजिड्यूल मास बचेगा वेदर्ड मटेरियल का, उसमें क्या होएगी, ओर होएगी। और ज्यादातर जो बॉक्साइट है वो इन्हीं ओर से बनाया जाता है। फिर कुछ मिनरल्स होते हैं जो एलुवियल डिपॉजिट में भी पाए जाते हैं, वैली फ्लोर के सैंड्स में, जैसे वैलीज होती है ना, वैली फ्लोर की सैंड्स में होते हैं, कुछ हिल्स के बेस पे होते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स के मिनरल्स, इनको बोला जाता है। और ये वाले जो डिपॉजिट्स होते हैं इनको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। तो इनमें जो ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं वो पानी से करोड नहीं होते, क्योंकि जो एलुवियल डिपॉजिट में मिल रहे हैं तो वहाँ पे वही मिनरल्स होंगे ना जो पानी से करोड ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आयरन जैसे मिनरल्स होंगे तो उनकी तो क्रोजन हो जाएगी पानी की वजह से। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर वही मिनरल्स पाए जाते हैं जो पानी से जिनकी क्रोजन नहीं होती, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, प्लैटिनम हो गया। फिर कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो ओशन वाटर्स में पाए जाते हैं, वास्ट क्वांटिटीज में मिनरल्स होते हैं, लाइक कौन कौन से हो गए। और ये वाले जो ओशन वाटर वाले मिनरल्स होते हैं ना ये इकोनॉमिकली बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, इसका इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया। इसके अलावा ओशन वाटर में तो ये वाले कौन से हैं, ये ओशन वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो ओशन बेड पे पाए जाते हैं, लाइक मैंगनीज नोड्यूल्स हो गए, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रैट होल माइनिंग की। ये रैट होल माइनिंग क्या है, अब इंडिया में जो ज्यादातर माइनिंग होती है ना, ज्यादातर जो मिनरल्स है, जितने भी इंडिया में ज्यादातर मिनरल्स है वो क्या है, नेशनलाइज्ड मिनरल्स है। नेशनलाइज्ड मतलब कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। अगर उनकी माइनिंग करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद ही हम उनकी माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इलाके हैं ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइब्स है तो वहां पे जो मिनरल्स है ना वो इंडिविजुअल्स के होते हैं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो वो ट्राइब्स रह रहे हैं ना वो ट्राइब्स ही इन मिनरल्स को यूज करते हैं। जैसे कि मेघालय हो गया, मेघालय में कोल के बहुत सारे डिपॉजिट्स है, आयरन ओर के डिपॉजिट्स है, लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स है, डोलोमाइट के डिपॉजिट्स है। और जो वहां पे कोल माइनिंग होती है ना, जैसे चिरापूंजी हो गया, मेघालय के अंदर ही आता है, चिरापूंजी जोवाई जैसे इलाके हो गए मेघालय के अंदर, तो वहां पे जो माइनिंग होती है वहां पे माइनिंग का काम कौन करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स ही माइनिंग का काम करते हैं। माइनिंग कैसे करते हैं, वो अर्थ के अंदर बहुत लंबी सारी नैरो सी एक टनल बना लेते हैं, टनल बना के उस टनल के थ्रू वो माइनिंग करते हैं। और ये जो लॉन्ग नैरो टनल होती है इट्स लाइक अ रैट होल, जैसे किसी रैट ने होल किया हो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। तो ये कहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है, जो लोग करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स मिलकर बनाते हैं, एक लॉन्ग नैरो टनल बना लेते हैं और उससे फिर मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, उससे फिर माइनिंग का वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। लेकिन ये जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो इसने क्या डिक्लेयर किया है, इसने बोला है कि ये वाली जो एक्टिविटीज हो रही है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, स्पेशली मेघालय में, तो ये वाली इलीगल एक्टिविटीज है, तो इनको रोकने की जरूरत है। और बहुत जल्द हम जो है इन एक्टिविटीज को रोकेंगे क्योंकि ये इलीगल है। इंडिया में जो माइनिंग है वो नेशनलाइज्ड है, वो गवर्नमेंट के
कंट्रोल के अंडर है। अगर ये माइनिंग कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स तो ये इलीगल है, ये एनजीटी ने डिक्लेयर किया है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और ये वाले जो इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब किसी जगह कौन सा मिनरल मिल रहा है, किसी जगह कोई और है, किसी जगह आयरन ओर है, किसी जगह गोल्ड है, किसी जगह कोयला मिल रहा है। तो अलग अलग मिनरल्स अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जैसे कि पेनिनसुलर रॉक्स की बात कर ले तो पेनिनसुलर रॉक्स में ज़्यादातर आपको मिलेंगे कोल के रिजर्व्स या फिर मेटालिक मिनरल्स मिल जाएगा, माइका मिल जाएगा, और इसके अलावा कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स भी वहाँ पे होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की साइड पे जो पेनिनसुलर इंडिया में है तो वहाँ पे भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात का रीजन हो गया, असम का रीजन हो गया, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। राजस्थान में है तो राजस्थान में भी कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जो राजस्थान का रॉक सिस्टम है तो वहाँ पे जो ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। इसके अलावा अलुवियल प्लेन्स की बात करें नॉर्थ इंडिया की तो नॉर्थ इंडिया के जो अलुवियल प्लेन्स है इसमें ज़्यादा कोई खास मिनरल्स नहीं पाए जाते। कोई भी इकोनॉमिक मिनरल्स यहाँ पे नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसके बहुत सारे रीजंस है। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, वहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है। क्योंकि अब जो नॉर्थ इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वो क्या है, हिमालयस क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, कोई इतने बहुत ज़्यादा पुराने माउंटेन्स तो हिमालयस है नहीं है। तो इसीलिए ये जो हिमालयस वाला रीजन है ना तो ये वाला जो क्या है ये नया नया बना हुआ है, ये इतना पुराना नहीं है कि इसमें जो मिनरल्स वगैरह पाए जाए। तो अब ये टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। बाकी प्रोसेसेस इसमें कुछ ऐसे चल रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स नहीं है, यहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे जो अलुवियल प्लेन्स है यहाँ पे इतने ज़्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते। अब नेक्स्ट बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, कि जो मिनरल्स है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।